वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज इन्वेंट्रीज। बेटा आज के सेशन के अंदर हम इन्वेंट्रीज पूरा रिवाइज कर डालेंगे। बेटा इन्वेंट्रीज का मतलब होता क्या है? बेटा इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि फिनिश गुड्स। देन इन्वेंट्री वो एसेट्स होते हैं विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, यानी जो गुड्स आप सेल करते हो, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन में वो यूज होते हैं। या फिर वो क्या है? विच आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल मटेरियल और सप्लाई, जो भी कंज्यूम होने हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अगर हम देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का बेटा एक पैरा नंबर आता है, पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 बात करता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे होनी चाहिए? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर रहेगा बेटा उसके ऊपर होगा। यहां पर प्रूडेंस प्रिंसिपल बेटा लगता है। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात करके चलूं तो इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकलती है? तीन एलिमेंट्स होते हैं बेटा इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर। पहला होता है कॉस्ट ऑफ परचेज, देन इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड लास्ट वन इज अदर कॉस्ट। पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज, देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड लास्ट वन इज अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ बेटा परचेज की अगर हम बात करके चलें तो उसके अंदर आपका परचेज प्राइस, उसके अंदर हम ऐड करेंगे कोई भी आपके नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेंगे, ऐड करोगे। कोई भी अदर एक्सपेंसेस जो कि एट्रीब्यूटेबल है, एक्विजिशन रिलेटेड है, उसको ऐड करके चलोगे। माइनस करके चलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक और अदर सिमिलर आइटम। रेगुलर लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और ड्यूटी ड्रॉबैक हर किसी का मीनिंग बताया हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर बेसिकली बेटा वो कॉस्ट आती है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जैसे आपके डायरेक्ट लेबर हो गया, ओवरहेड का खर्चा हो गया। इसके अंदर हम जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। और इसके अंदर हम एलोकेट करते हैं जहां पर भी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वहां उसकी भी एलोकेशन कहां पर आई गई है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। या फिर ट्रीटमेंट क्या होगा बाय प्रोडक्ट का, वेस्ट का, स्क्रैप का, कहां बताया गया? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। जब आप लोग इंटर लेवल पे जाएंगे वहां पर आप पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे डिटेल में। देन बेटा अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट की बात करके चलें तो अदर कॉस्ट के अंदर क्या था? ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर करेगी इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जिस लोकेशन और कंडीशन में आप जाते थे उस लोकेशन में लाने के लिए इन्वेंट्री को जो आपने कॉस्ट इनकर करी है, दैट इज योर अदर कॉस्ट। बेटा इसके अंदर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो आपका इंटरेस्ट और बोर्विंग कॉस्ट होता है, यूजुअली वो ऐसा खर्चा नहीं माना जाता है विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं मानेंगे। अगला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है कि कुछ एक आइटम्स हैं जो एक्सक्लूडेड होती हैं बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। चार चीजें हैं जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से एक्सक्लूडेड होती हैं। पहला है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई भी एबनॉर्मल अमाउंट है वेस्ट मटेरियल का, लेबर का या अदर प्रोडक्शन कॉस्ट का, उसको हम नहीं करते। क्यों? रीजन क्या है कि हम कहते हैं कि इनएफिशिएंसी की वजह से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू हम नहीं बढ़ाएंगे, तो इट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, कह रहे हैं स्टोरेज कॉस्ट जो होता है अगर तो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है बेटा तब तो हम उसको इंक्लूड करके चलते हैं कॉस्ट के अंदर, लेकिन अगर प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तब उसको हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। देन आपका जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एंड लास्ट इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कह रहे हैं जो भी आपने खर्चा ये वाला है एक्सक्लूडेड वाला एक्सपेंडिचर है, उसको हम कहाँ चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप ट्रांसफर करोगे उस पीरियड में जिसके अंदर आपने इनकर करा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलता है? अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के एंगल से बात करके चलूं तो पैरा नंबर 3.2 में बताया गया है। लेकिन अब फाउंडेशन लेवल से बात करके चले हम तो मैं कहूंगा कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए मैंने तीन कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी में बोल रहा हूँ फिनिश गुड्स, दूसरी बोल रहा हूँ वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स क्या है? वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बन रखा है बेटा, वो कितने में बिक जाएगा? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस करूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चा जो कि लगेगा उसको बेचने के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा? एनआरबी आ जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरबी कैसे निकलती है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स, बेसिकली वो गुड्स जो अल्टीमेटली बनने वाले फिनिश गुड्स, ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, माइनस क्या करेंगे? फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अभी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज के ऊपर है, इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में और कितना खर्चा होगा माइनस कर दो, ठीक है। माइनस कर दो कितना सेलिंग एक्सपेंस लगेगा बेचने के लिए, जो तुम्हारे पास आएगा बेटा उसकी एनआरबी है। रॉ मटेरियल के केस में हम एनआरबी नहीं निकालते, जनरली इसके अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होता है उसको एनआरबी मान के चलते हैं। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में हमने क्या देखना होता है कि जो आपका फिनिश गुड्स है वो एट कॉस्ट बिक रहा है या अबव कॉस्ट बिक रहा है। अगर फिनिश गुड्स आपका एट कॉस्ट बिक रहा है
ठीक है, तो वैल्यू आप करके चलोगे किसके ऊपर, एट कॉस्ट। लेकिन अगर फिनिश गुड आपका अबव कॉस्ट बिक रहा है, ठीक है, एट कॉस्ट या अबव कॉस्ट बिक रहा है, तब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन एट कॉस्ट होगी, आपको उसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है टू एनआरवी। लेकिन अगर फिनिश गुड जो है वो बिलो कॉस्ट जा रहा है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, तब क्या लोगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन्वेंट्रीज को हम राइट डाउन करते हैं एनआरवी पे आइटम बाय आइटम बेसिस पे। अब बेटा इन्वेंट्री के रिकॉर्ड मेंटेन करने के हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब ये पीरियोडिक और परपेचुअल के ऊपर अभी मैं आऊंगा, आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक और परपेचुअल के एक बार डिफरेंसेस देख लेंगे, ठीक है, और आपने पेपर के लिए पढ़ के जाना है पीरियोडिक और परपेचुअल का डिफरेंस। एक बार पहले इलस्ट्रेशन देखो, पहले आपका स्टडी मटेरियल। सुरेखा लिमिटेड तीन प्रोडक्ट में डील करती है, पीक्यूआर, कह रहे ना तो ये प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है ना सिमिलर है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी गिवन है, आपको क्या बतानी थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी थी। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है यहाँ पर कैसे निकलेगी, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए आइटम बाय आइटम बेसिस पे देखना है। कॉस्ट इसकी 38 है, एनआरवी 42 है, हम 38 लेकर चलेंगे। यहाँ पर सेम है तो 29 ले लिया, यहाँ पर कॉस्ट है एनआरवी विच एवर इज लोअर 14 ले लिया। तीनों का मैं टोटल करूंगा, ऐसा मत करना कि इन तीनों का टोटल करा इन तीनों का टोटल करा, जो लोअर है वो ले लो, नहीं, आपको आइटम बाय आइटम बेसिस पे करना होता है, ठीक है। लिखेंगे क्या कि इन्वेंट्रीज की जो वैल्यूएशन होगी वो कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर होगी, और इन्वेंट्री को हम राइट डाउन करेंगे एनआरवी पे ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। सो दिस वाज योर फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। बेटा अब अगला इलस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपका क्या है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर क्या था, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने आपको रिकॉर्ड दिया है परचेज का, जब जब उसने परचेज करा है 1600 यूनिट इशू करे गए हैं ड्यूरिंग द मंथ। आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी थी इन्वेंट्री की फीफो मेथड को यूज करते हुए, ठीक है। अब अगर मैं फीफो मेथड को यूज करूं यहाँ पर, तो बेटा मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, सर 2600 मैंने हमने परचेज करे हैं, 1600 यूनिट आपने इशू कर दिया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो क्या है 1000 है, ठीक है। फीफो का मतलब समझते हो, सर फीफो का मतलब ये है कि जो पहले आया वो पहले गया। फीफो मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, जो पहले आया वो पहले गया। तो आपके पास 1000 यूनिट बचा होगा, ये 1000 यूनिट आपके पास किसमें से बचा होगा, 800 वाला बचा होगा, और 19 वाला 200 बचा होगा, क्योंकि जो 900 है वो आपने इशू कर दिया होगा, 400 इशू कर दिया होगा, 300 इशू कर दिया होगा। बेसिकली मैं रिवर्स आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये 800 बचा होगा, ये 200 बचा होगा, बाकी सारा तो इशू हो गया होगा। तो 800 इंटू 47 और 200 इंटू 60 कर दूं, और दोनों का मैं टोटल कर दूं, तो मैं कह सकता हूं दिस इज माय वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज ओवर। बेटा अब हमने क्या करना है, मान लेते हैं पिछला ही एग्जांपल का डाटा यूज करते हुए आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन इस बार परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको क्या देखना होता है बेटा, रिसिप्ट दे रखी होगी, ठीक है, यानी कब कब आपने परचेज करा वो डिटेल दे रखी होगी, कब कब आपने इशू करा दे रखा होगा। आपको परपेचुअल सिस्टम के थ्रू एक स्टेटमेंट बनानी है। तो बेटा इसका एक फॉर्मेट है, देखो फॉर्मेट क्या, यहाँ पर लीफो मेथड लगाना था, यहाँ पर हमने कौन सा मेथड लगाना था इस क्वेश्चन में, लीफो मेथड लगाना था। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सबसे पहला कॉलम डेट का, नेक्स्ट कॉलम आपका रिसिप्ट का, देन कॉलम इशू का, देन कॉलम बैलेंस का। रिसिप्ट के कॉलम में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू के कॉलम में क्वांटिटी रेट अमाउंट, एंड बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले आ जाओ रिसिप्ट के कॉलम में। सबसे पहले पहली ट्रांजेक्शन देखो बेटा जरा, आपको रिसिप्ट जो है वो ऊपर दे रखी थी, कब कब परचेज करा था ऊपर डाटा गिवन था, अपनी बुक बेटा ओपन कर सकते हो साथ में। अब मैंने कन्वीनियंस के लिए क्या किया था कि यहाँ पर हमने डेट वाइज लिख लिया था, जब जब इशू करा वो और जब रिसिप्ट करा वो। तो सबसे पहले हमने 900 यूनिट जो है बेटा वो इशू करते 50 रुपए के हिसाब से, रिसिप्ट करते परचेज करे थे। तो बेटा मैंने रिसिप्ट के कॉलम में जाके क्या लिखा, 900, रेट लिखा 50, अमाउंट के अंदर आया 45,000। इशू कुछ है नहीं, बैलेंस हमने निकाल दिया, ठीक है, और बैलेंस नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस पर अगली रेलेवेंट डेट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, आपने इशू करा था 500 यूनिट, दिसंबर 5 अगली रेलेवेंट डेट। 500 यूनिट आपने क्या करे बेटा, इशू करे, ठीक है। जिन्होंने मेरा रेगुलर लेक्चर लगाया हुआ बेटा रजिस्टर ओपन कर लो, मैंने ये बनवा रखा है तुम लोगों को सोल्यूशन में। 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स जो है हमने इशू करे, 50 से मल्टीप्लाई करा, 25,000। लास्ट इन फर्स्ट आउट है, हमारे पास है ही एक क्वांटिटी, है ना, हमारे पास है ही एक 50 प्राइस वाली आइटम, तो 50 पे इशू करा होगा, बचा क्या 400 बचा होगा 50 रुपए के हिसाब से। अब तुमने 400 यूनिट और खरीदे हैं कब,
10 को, 10 दिसंबर को 55 के हिसाब से। अब यहां पर मेरे पास बैलेंस पता है कैसे लिखेंगे, 2 बार लिखना पड़ेगा। अब आपके पास 400 यूनिट ऐसे हैं जो 50 रुपए वाले हैं, और 400 यूनिट ऐसे हैं जो 55 वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने 400 यूनिट लिख दिए 50 रुपए के ऊपर, उसका 400 यूनिट लिख दिए 55 के ऊपर। उसके बाद क्या बेटा, दिसंबर 11 को फिर से तुमने खरीदा सामान, रिसीव हुआ 300 यूनिट 55 के हिसाब से। तो अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे करी, 400 यूनिट बैलेंस वाले कॉलम में 50 के हिसाब से, 400 यूनिट 55 के हिसाब से, और 300 यूनिट 55 के हिसाब से। सेम चीज हो रही है दिसंबर 14 को। ये नेक्स्ट डेट आपकी दिसंबर 14 होगी या 19 होगी, 19 है, 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को फिर से 200 यूनिट खरीद लिए तुमने, तो मैंने ये 200 यूनिट भी दिखा दी। अब क्या करा सर, दिसंबर 20 को उसने बोला था कि आपने 600 यूनिट इशू करे। अब जो 600 यूनिट इशू करे होंगे, हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सबसे लास्ट में है उसको पहले इशू करा। तो आपने 600 यूनिट टोटल इशू करने थे, आपने टोटल कितना यूनिट इशू करना था, 600। तो सबसे पहले आपने इस 200 में से इशू करा होगा, सबसे पहले आपने ये 200 यूनिट इशू करे होंगे सबसे पहले। ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। सबसे पहले बेटा आपने क्या करा होगा, ये 200 यूनिट जो है ना, या ये इशू कर दिए होंगे, ये 200 यूनिट हमने इशू कर दी होंगी। उसके बाद आपने ये 300 यूनिट इशू कर दिए होंगे, अभी भी 100 यूनिट शॉर्ट है, उसका भी आपने 100 यूनिट इशू करे होंगे। ठीक है, देखो 200 × 60, 300 × 55, 100 × 55। अब बचा क्या तुम्हारे पास, सर ये 400 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से बचे, और ये जो है 400 यूनिट, इसमें से तुमने 100 इशू कर दिए, तो तुम्हारे पास 300 यूनिट अभी भी बचे हैं। ठीक है, तुमने 100 इशू कर दिए, तो तुम्हारे पास 300 यूनिट अभी भी बचे हैं। ठीक है, क्लियर। तो 300 यूनिट्स बचे। अब तुमने फिर से खरीदा तो बेटा उसकी एंट्री करी, 400 × 50, 300 × 55, 800 × 47। अब दिसंबर 29 को तुमने 500 यूनिट इशू करे। जब तुमने 500 यूनिट इशू करे, तब क्या होगा सर, 800 में से तुमने 500 इशू करे होंगे ना, लास्ट में तुमने 800 यूनिट खरीदे, 800 में से 500 यूनिट इशू करे होंगे। अब बचेगा क्या, ये 400 यूनिट बचेंगे 50 वाले, 300 यूनिट बचेंगे, और इसमें से 800 में से 300 बच जाएंगे। सबका टोटल करा बेटा, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर। कितना, 50,600 रुपए सबका टोटल करके। ठीक है, मुझे तो आगे सबको क्लियर हुआ। किसी बच्चे को बेटा इस वाले में कोई डाउट, किसी भी बच्चे को यहां तक बेटा कोई भी डाउट, पक्का। आपके बेटा सीए लेवल के ऊपर ज्यादा मेथड्स नहीं है, लेकिन अगर मैं सीएमए का मटेरियल देखूं ना, सीएमए मटेरियल में अच्छे खासे मेथड है सेम चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो जी। अगला क्वेश्चन था, इलुस्ट्रेशन नंबर 11 किया था हमने क्लास में। इलुस्ट्रेशन नंबर 11 में बेटा देखो सेम ही चीज थी, इस बार फीफो मेथड से भी करना था। तो एक बार फीफो मेथड वाला क्वेश्चन जो है प्लीज एक बार देख लीजिए, एक बार प्लीज खुद से इलुस्ट्रेशन नंबर 11 जरा सॉल्व करो अभी क्लास में, फीफो मेथड से। बेशक हमने क्लास में करा है, लेकिन एक बार पहले खुद सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले हम आपके स्टडी मटेरियल को ही डिस्कस करके चल रहे हैं, ठीक है, रिवीजन के अंदर। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं क्लास सॉल्व नहीं करूंगा। इसका हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे, वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करो जरा इलुस्ट्रेशन नंबर 11 सभी बच्चे, और स्पीड से करेंगे। ठीक है जी,
चलिए बेटा, बेटा आप लोगों ने ट्राई करा होगा, ठीक है। फीफो मेथड एक बार देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, 1 जनवरी 2020 को ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपकी नील। तो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, बस पहले तो कॉलम्स बनाने हैं बिल्कुल वैसे, डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ध्यान रखना, ऊपर एक तो स्टोर लेजर जरूर लिख दिया करो और ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया करो कौन से मेथड से कर रहे हैं। बैलेंस अपना क्या था बेटा, जीरो, नील बैलेंस था। तो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट में नील। आपने परचेज करा, 100 यूनिट परचेज करा 30 के हिसाब से, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में 100 यूनिट डालूंगा, 30 रुपीज डालूंगा, 3,000 आ जाएगा। यही चीज आपके बैलेंस में चली गई। फिर आपने 50 यूनिट इशू कर दिए, 50 यूनिट इशू करे तो 30 रुपए के हिसाब से इशू करे होंगे, ठीक है। इशू वाले कॉलम में 50 × 30 आपका ये आ जाएगा। देन आपने 200 यूनिट जो है बेटा वो क्या करे हैं, परचेज करें हैं। कैसे परचेज करें, 40 रुपए के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब 100 यूनिट जो स्टार्टिंग वाले थे उसमें से 50 आपने इशू कर दिया, 50 तो अभी भी तुम्हारे पास है ना, 50 अभी भी तुम्हारे पास है। तो बैलेंस वाले कॉलम के अंदर वो 50 आएगा, बैलेंस वाले कॉलम के अंदर सबसे पहले वो 50 लिखोगे। फिर उसका जो 200 तुमने और इशू करे, रिसिप्ट करे सॉरी, वो आप लिखोगे। अब हमने क्या करा, 50 हमने इशू करे। अब ये 50 किसमें से इशू करे होंगे, अगर फीफो मेथड है, इस वाले 50 में से, 30 रुपए के हिसाब से, ठीक है। देन क्या किया, फिर हमने मतलब 100 इशू करे थे ना टोटल, तो 50 पहले हमने इस 30 में से इशू करे होंगे, 30 के प्राइस के वाले, और फिर हमने इस 200 में से इशू इशू करे होंगे 50। तो तुम्हारे पास क्या बचा, 150। किस में से बचेगा, इस 200 वाली क्वांटिटी में से। देन तुमने 100 इशू करे, इस 150 में से 100 इशू करा, बचा क्या, 50। खत्म बेटा। तो लास्ट में तुम्हारे पास 50 यूनिट बचे हैं, 40 रुपए के हिसाब से बचे हैं, और 2000 तुम्हारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सो बेटा ये करना है जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या था, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 जो था आपकी स्टडी मटेरियल का, उसके अंदर उसने कहा था कि भाई जो डाटा हमने इलुस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 में दिया है, कह रहे हैं उस डाटा को यूज करो और वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। बेटा वेटेड एवरेज मेथड के अंदर देखो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। पहले तो मैंने क्या किया कि जो डाटा गिवन था एज इट इज चिपका लिया, जो डाटा गिवन था एज इट इज हमने चिपका लिया, ठीक है, डेट वाइज। स्टोर लेजर बनाएंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, सुनते जाओ। पहला क्या है, रिसिप्ट है, 900 क्वांटिटी इशू करिए, रिसीव करिए 50 रुपए के हिसाब से, 900 रिसीव करा 50 के हिसाब से, ये बैलेंस किया। अब अगला क्या किया तुमने, 500 इशू कर दिया। अगली डेट क्या है, 500 इशू कर दिया ना। रिसिप्ट और इशू यहां से देख लो, मेन फोकस तुम्हारा किस पे होना चाहिए, बैलेंस की, बैलेंस कैसे निकल रहा है। 500 तुमने इशू करा, क्वांटिटी ही एक थी, 50 पे इशू हुआ होगा, 25,000 आ गया, बचा क्या, 400, 50 और 20,000। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। अब क्या किया, 400 यूनिट और रिसीव करे, है ना, किसके हिसाब से, 55 के हिसाब से। अब यहां कैलकुलेशन कैसे होगी, सर आपके पास 400 यूनिट ऐसे हैं जो 20,000 पे हैं, 400 यूनिट और आ गए 22,000 पे, टोटल यूनिट हो गए हैं 8,000। टोटल यूनिट कितना हो गया बेटा, 8,000 हो गया टोटल यूनिट। 400 ये वाला बैलेंस, और 400 और खरीदा, टोटल तुम्हारे पास 8,000 पे 800 यूनिट हो गया। 800 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 42,000। एवरेज निकाल सकते हो, रेट 42 को 800 से डिवाइड कर दो, 42,000 को 800 से डिवाइड कर दो, बोलो कितना आ रहा है, 52.5 आ रहा है बेटा, 52.5 आ रहा है। क्लियर हुआ कि कैसे वैल्यू निकलेगी। चलो इसके बाद क्या किया, सर 300 यूनिट और खरीदे, 300 यूनिट खरीदे 55 के हिसाब से फिर से। अब तुम्हारे पास 800 यूनिट पहले से है, 300 और आ गए, तो टोटल कितना हुआ बेटा, क्या टोटल 1100 हुआ, ठीक है, टोटल 1100 हो गया बेटा। चलो इसके बाद बताओ क्या हुआ, सर 42,000 पहले से वैल्यू है, 16,500 ऐड कर दो, 58,500, 16,500 ऐड करो, 58,500, 58,500 इज वैल्यू ऑफ 1100 यूनिट्स। एवरेज रेट बोलो कितना आया, 53.18। नेक्स्ट 200 यूनिट और, 60 रुपए का रेट, 12,000। अब मेरे पास यूनिट्स कितने हैं टोटल, 1100 पहले से है, 200 और आया 1300। 1100 की वैल्यू 58,500 है, हमने 12,000 के और खरीदा, 12,000 ऐड का 70,500, 70,500 कितने की वैल्यू है, 1300 की। एवरेज क्या आ जाएगी, 54.23।
अब तुमने 600 यूनिट इशू करे हैं, इसमें से 600 इशू कर दो 54.23 के हिसाब से, बचेगा क्या? 700 यूनिट 54.23 के हिसाब से। 800 और खरीदा, यूनिट्स में यूनिट ऐड करा, अमाउंट में अमाउंट ऐड करा, जो भी टोटल आ था डिवाइड करा, एवरेज रेट निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली बेटा लास्ट वाली एंट्री के अंदर हो रहा है बस। ठीक है, सेम चीज किसमें हो रही है? लास्ट एंट्री के अंदर हो रही है। तो एंड में हमारे पास क्या बचा? 1000 यूनिट, जिसकी वैल्यू इतनी है, एवरेज इतनी है बेटा। बोलो मुश्किल है क्या? डन। तो बेटा फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेड एवरेज क्या तीनों हो जाएंगे? ठीक है, चलो जी बेटा, अब हमने अगला क्या करना है सुनेंगे। अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे जाने से पहले पहले हम एक बार ना स्टडी मटेरियल में जा रहे हैं। आपके स्टडी मटेरियल से कुछ चीजें आपको पढ़ा दो, फिर उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है जी, चलो स्टडी मटेरियल पे आएंगे सब। बेटा अब जो हम मेथड करने जा रहे हैं वो है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स के अंदर पहला मेथड आपने पढ़ा हुआ है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। बेटा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड मैंने आपको समझाया था कहां पर लगाया जाता है, जहां पर रिटेल बिजनेस होता है, या फिर ऐसा बिजनेस होता है जहां पर इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी आइटम्स है, ठीक है, जिसकी आप इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं निकाल सकते। आप किसी स्टेशनरी वाले पे जाओ, किसी कन्फेक्शनरी पे जाओ, वहां पर वॉल्यूम ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि आप आइटम बाय आइटम बेसिस पे देखो। तो ऐसे केस में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करें? बेटा इस मेथड को हम बोल देते हैं रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी। वो ये कहता है कि जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, आप उसका सेलिंग प्राइस निकालो। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री में से आप ग्रॉस मार्जिन माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके ऊपर हमारे पास बेटा एक सवाल था, इलुस्ट्रेशन नंबर 6। तो आएंगे सभी बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 6 के ऊपर। देखो जरा ध्यान दीजिए बेटा, गुड रिसीव हुए हैं सप्लायर से, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस 15,75,500। ट्रेड डिस्काउंट 3% का है, सेल टैक्स 11% का है। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो लगे 87,500 के लगे हैं। ड्यूरिंग द ईयर तुमने 22,45,500 रुपए का सेल करा है, और सेल प्राइस हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का दे रखा है 2,35,000। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालनी है इन्वेंट्री की एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को यूज करके। उसने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। बेटा सबसे पहले तो ये चीज देखो कि 15,75,500 का तुम्हारा क्या था, इतने के गुड्स रिसीव करे थे, 3% का ट्रेड डिस्काउंट है। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करनी है। तो बेटा जरा इस 15,75,500 में से सबसे पहले तो बेटा 3% आप लोग माइनस कीजिए। कैलकुलेटर उठाओ सभी बच्चे, 15,75,500 में से जरा बेटा जरा 3% कैलकुलेट माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 152,775। 152,775 चेक करो बेटा दोबारा से। 15,28,235 आ रहा है। मुझे बताओ सेल टैक्स क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। जीएसटी कह लो, सेल टैक्स कह लो, ऐड होना चाहिए। इसके अंदर हमने क्या किया? ऐड करा जीएसटी। देन हमने क्या ऐड करा? पैकिंग चार्जेस। तो मेरे पास जो मैंने सामान खरीदा है उसकी मेरे पास कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई। उसकी क्या आ गई बेटा? कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई 1783,841। नो दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज। अब तुम्हारे पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये पता है कि ड्यूरिंग द ईयर तुमने कितने का सामान बेचा, और जो तुम्हारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितने की बिकेगी। तुम्हारे पास क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ध्यान से देखो। 22,45,500 और 2,35,000 गिवन है। जी दोनों का टोटल कर लो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सारा सामान बेच देते हैं ना बेटा, तो 24,80,500 रुपए जो है उतने में सामान बिक जाएगा। अगर मैं इस 24,80,500 में से कॉस्ट ऑफ परचेज लेस कर दूं, इस 24,80,500 में से कॉस्ट ऑफ परचेज लेस कर दूं, तो क्या मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा? क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो मैंने क्या किया, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको मैंने सेल्स से डिवाइड किया। अब कौन सी सेल्स से डिवाइड कर रहा हूं देख लो। अगर हम सारे यूनिट बेचते उस प्राइस, क्योंकि तुम मार्जिन भी तो उस पर निकाल रहे हो, मार्जिन में तो ये मान के निकाल रहे हैं ना कि सारा सामान बेच देते तब कितने में बिकता। ठीक है, इतने में बिकता जी 2480 में। तो हमारा मार्जिन कितना है? मार्जिन इतना है।
परसेंटेज में निकाला 28.09% तुम्हारे पास आएगा, या आपका ग्रॉस मार्जिन आ गया परसेंटेज में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए। आपको सेलिंग प्राइस इन्वेंट्री की ऑलरेडी गिवन है, उसमें से बस 28.09% माइनस करना है, जो आपका ग्रॉस मार्जिन है। आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है बेटा, सो दिस वाज योर वन ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। चलो अगला क्वेश्चन है, आपको यहां पर भी क्या करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालनी है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को यूज करते हुए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखेंगे सर बेटा। बेटा आपको सेल प्राइस, सेल्स गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख की तुमने सेल करी है, कॉस्ट ऑफ परचेज तुम्हें गिवन है 2 लाख का, ओपनिंग इन्वेंट्री कह रहे हैं कुछ है नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हें बता रहे हैं 50 की है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बता रहे हैं 50 की। तो बेटा यहां पर भी क्या करेंगे, सेम मेथड। हमने 2 लाख का सामान बेचा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर बेचते तो 50,000 और मिलता, 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख में से 2 लाख माइनस करूं, 50,000 क्या हो गया, मार्जिन हो गया। 50,000 क्या हो गया, मार्जिन हो गया। 50 डिवाइड बाय 2.5 लाख करूंगा, कितना आया, 20%। यानी 2 लाख के अंदर 20% क्या है, मतलब प्रॉफिट है ना। 2 लाख के अंदर 20% प्रॉफिट है। अब 50,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, 50,000 में 20% कर दूंगा तो क्या है, प्रॉफिट है। तो 40,000 आनी चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, देख लो। समझ में आया सभी को, क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया सभी का, ठीक है। बेटा स्टडी मैट के क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से क्लास में कवर करे हुए हैं, मैंने थोड़ा सा स्पीड में करवाया। किसी बच्चे को बेटा कोई डाउट होगा प्लीज पूछ लीजिएगा, और जो बच्चे बेटा ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी मैं ये बोल रहा हूँ, कोई डाउट आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलो बेटा अब आ जाते हैं अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड वैसे आपको गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये मेथड पता कहां पर यूज होता है, जहां पर ना फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। ट्रू फॉल्स के लिए आ सकता है, ध्यान रखना। ट्रू फॉल्स के एंगल से ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कहां यूज होता है, जहां पर फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं प्राइस पर यूनिट के अंदर। ठीक है, या फिर गुड जो है वो फ्रीक्वेंटली परचेज करे जाते हैं बाय द बिजनेस, जैसे क्रूड ऑयल हो गया। तो एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बेटा एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमिन करी जाती है। ठीक है, एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो डिटरमिन कर ली जाती है, और इन्वेंट्री वैल्यू अकॉर्डिंगली करी जाती है। इसके ऊपर आपके स्टडी मैट के अंदर ना कोई सवाल है, ना पास पेपर, ना आरटीपी के अंदर, ना एमटीपी के अंदर कोई सवाल पूछा गया। तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड आपसे टेस्ट करा जाए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, क्या होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, आप जब सीए इंटर लेवल पे जाएंगे तो वहां पर आपको इंटर के अंदर एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पूरा एक चैप्टर है बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वहां पर आप पढ़ेंगे ये चीज। ठीक है जी। अब बेटा इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इन्वेंट्री टेकिंग। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग का बेटा कंसेप्ट की बात करके चलो, तो इसको आप ऐसे समझिए। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब भी हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन जो है ना वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे अगर कभी आप किसी शू स्टोर में गए, वैसे शू स्टोर ओपन होगा, आप जाओगे तो आपको कहेंगे कि सर कस्टमर जो है आज अलाउड नहीं है, हमारा स्टॉक टेकिंग चल रहा है, हमारा इन्वेंट्री काउंट हो रहा है। आप अगर आईसीआई की वेबसाइट पे जाके बेटा बुक्स ऑर्डर करने की कोशिश करो, कभी कभी पता क्या होता है, यूजुअली सितंबर एंड में, सितंबर 25 से 30 के बीच, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, आप वहां पे जाकर ऑर्डर करने की कोशिश करना, पता क्या होगा, वो ना आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करने देगा। साइट के ऊपर एक लाइन चल रही होती है, एक स्टेटमेंट आई होती है। क्या स्टेटमेंट होती है, कि इन्वेंट्री टेकिंग चल रही है, इन्वेंट्री काउंट चल रहा है, स्टॉक ऑडिट चल रहा है, सो ऑर्डर कैन नॉट बी प्लेस्ड। ऑर्डर प्लेस करने दो 30 सितंबर के बाद करना। मीन जिस टाइम में इन्वेंट्री टेकिंग चल रही होती है, इन्वेंट्री काउंट हो रही होती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फॉर दैट टाइम ड्यूरेशन आपका कोई भी सेल नहीं हो रही होती। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, आप एक चीज को समझोगे, मेरा फाइनेंशियल ईयर जिस टाइम में खत्म हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हम उसी डेट पे हमारा इन्वेंट्री टेकिंग करें। 31 मार्च को अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म है, इट इज नॉट नेसेसरी कि 31 मार्च को ही हम इन्वेंट्री टेकिंग कर रहे हो, है ना, कि देखें यार कितना स्टॉक है आज। इन्वेंट्री टेकिंग कैन बी अर्लियर, इन्वेंट्री टेकिंग कैन बी लेटर। अब होता क्या है, बस फर्क आ जाता है थोड़ा सा, क्यों, अगर मान लो आपने 26 मार्च को इन्वेंट्री काउंट करा, तो जो ट्रांजेक्शन 26 से 31 के बीच हुई है उसका तो इंपैक्ट नहीं आया ना, आपको उसका इंपैक्ट लेते हुए इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने इन्वेंट्री टेकिंग करी है वो तो वैल्यू आएगी 26 मार्च की, बट मुझे इन्वेंट्री चाहिए 31 मार्च की। सो आई नीड टू टेक द इफेक्ट ऑफ दोस ट्रांजेक्शन जो 26 से 31 के बीच हुई है। सिमिलरली अगर आपने इन्वेंट्री जो है मान लो बाद में काउंट करा, इन्वेंट्री टेकिंग हैज टेकन प्लेस फॉर एग्जांपल 7th of January,
7th ऑफ से अप्रैल। तो अब 31 से लेके 7 अप्रैल तक की जो ट्रांजेक्शन है, मुझे उसका इफेक्ट जो भी आया होगा उसको वापस रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने परचेज करा होगा तो आपने इन्वेंट्री को बढ़ाया होगा, तो आपकी जो 7 अप्रैल की इन्वेंट्री आ रही होगी उस इन्वेंट्री के अंदर वो भी परचेज है जो आपने खरीदी है 31 से 7 के बीच, है ना, जो आपने 31 से 7 के बीच खरीदी है, राइट। जो आपने सेल करी 31 से 7 के बीच, उसका भी इंपैक्ट आ रहा है। तो वो आपने क्या करी होगी, हटाई होगी, उसको क्या करना चाहिए, एड बैक करना पड़ेगा, तभी मैं इन्वेंट्री तक पहुंच पाऊंगा। तो बेसिकली हमने इन्वेंट्री टेकिंग में सीखना ही यही है कि इन्वेंट्री निकालनी कैसे है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपके इलुस्ट्रेशन नंबर 8 के साथ। एक एक करके बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इलुस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10। ठीक है, हम कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर पास्ट पेपर एंड आरटीपी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, चलो बेटा सभी आ जाएंगे बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 देखो जरा, और भागने की कोशिश मत करना, वैसे से भागने की कोशिश मत करना बेटा। मतलब जब भी इन्वेंट्री का कोई क्वेश्चन आए, बी वेरी काम। स्टेटमेंट देके डरना नहीं है, नया पॉइंट देके डरना नहीं है, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग हो सकता है, हर बच्चे की प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है। आपको बस डेट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपको डेट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है, डाटा बड़े ध्यान से पढ़ना है कि हुआ क्या है। अगर लॉजिक के साथ सोचोगे चैप्टर बड़ा आसान बन जाएगा, अगर लॉजिक के साथ नहीं सोचोगे वही चैप्टर बड़ा मुश्किल बन जाएगा। चलो ध्यान से देखते हैं। आपको क्या करना था, वैल्यू निकालनी थी इन्वेंट्री की 31 मार्च 2020 को। इन्वेंट्री आपको ओपनिंग दे रखी है 1,42,500। मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, ब्लैक से हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं रेड पेन से मार्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे इन्वेंट्री जो है बेटा आपको दे रखी है ओपनिंग कितनी, 142,500 से। वो आपको कह रहे हैं कि परचेज जो है वो 7,62,000 की है, 500 की। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड सेल्स गिवन है। कह रहे हैं जिस टाइम पे हम इन्वेंट्री की वैल्यू कर रहे थे 31 मार्च 2019 को, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री की जिस टाइम पे हमने वैल्यूएशन करी थी, उस टाइम पे 17,500 हमने राइट ऑफ करते एक पर्टिकुलर आइटम, जिसको आपने वैसे 50,000 में खरीदा था और जो आपने 2019-20 में बेच दिया। समझ में आ रही है बात। इस 1,42,500 के अंदर एक इन्वेंट्री ऐसी है जिसको तुमने राइट ऑफ करके लिखा हुआ है। मतलब एक कोई इन्वेंट्री ऐसी थी जो 50,000 की थी ओरिजिनली, लेकिन इस 50,000 में से 17,500 तुमने राइट ऑफ करे थे और 32,500 रह गया था। तो ये 32,500 आ रहा है, मतलब ये 50,000 ना आके 32,500 इसके अंदर इंक्लूडेड है उसका। अब इस 142 में उस 32,500 को मैं अलग कर दूं तो तुम्हारे पास 1,10 बचता है। वो कह रहा है कि इस 32,500 वाली आइटम को आपने सेल कर दिया किसमें, 45 में, 45,000 में, यानी 12,500 रुपए का मार्जिन हो गया तुम्हारा। ठीक है, और बाकी तुम्हारा नॉर्मल हो गया 1,10 वाली इन्वेंट्री। और आपको क्वेश्चन के अंदर वो कुछ बता रहा है कि 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपने अर्न करा है ऑन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो, इस 12,45,000 की सेल के भी मैं दो टुकड़े कर सकता हूं। एक वो हिस्सा है जो 45,000 में तुमने बेचा है, और एक वो हिस्सा है जो 12 लाख। हमने क्या चाहिए, हमें इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखो बेटा यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ना ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। हमने ना दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करवाया। हमने क्या किया बेटा, देखो ट्रेड अकाउंट बनाया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी कुछ आइटम है जो कि नॉर्मल है, कुछ आइटम ऐसी है जो अब नॉर्मल है, देन टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 142,500 का। इस 142,500 में से एबनॉर्मल वाला कौन सा है, 32,500, जिसको तुमने राइट ऑफ करा हुआ। तो जो बाकी बचा है वो 1,10 का है। तुमने क्या करा, ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा, जो परचेज करा डेफिनेटली वो नॉर्मल है। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुए आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल में ऐड करा। आपने अब क्या करा है, बेचा। 12 लाख की सेल जो है वो नॉर्मल वाली है, और ये जो 32,500 वाला है ये तुमने 45 में बेचा। तो टोटल सेल होगी 12,45 की। अब इस 12 लाख के ऊपर कितना मार्जिन होगा, 20%। 12 लाख का 20% निकालो, 240। इस 45 में से 32,500 माइनस कर दूं तो इसके ऊपर 12,500 मार्जिन है। जबकि तुम 45 का अगर 20% करते हो तो 9,000 आता है ना। 45 का 20% करते हो 9,000 आता है, मीन्स इसके ऊपर तुम ज्यादा कमा रहे हो।
तो इस वजह से इसको अब नॉर्मल में अलग दिखा दिया। टोटल तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, 252 का। अब जो तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल के अंदर बेटा, वो कुछ नहीं, वही तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है और वही तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। यही मुझे चाहिए था। ठीक है सर, ठीक है। सेल्स वाला तो बेटा टोटल सेल्स कितनी है, 12 उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि जिस आइटम को आपने राइट ऑफ करा था ओपनिंग वाली, उसको तुमने बेचा है कितने में, 45 में। उस आइटम की वैल्यू कितनी है, 32,500। बेचा कितने में, 45 में। 45,000 अगर वैसे सेल्स है और उसके ऊपर 20% निकालो, क्योंकि ऐसा बोला गया कि 20% हमारा नॉर्मल क्या है, बेचते हैं। 45,000 का 20% होता है 9,000, लेकिन तुमने तो इसको बेचा कितने में, 12,500 के मार्जिन के ऊपर बेचा है, ज्यादा है ना। ठीक है, तो मैंने तो अलग कर दिया, बेसिकली जो एबनॉर्मल वाला था जिसके ऊपर एक्स्ट्रा कमा रहा था, मैंने अलग कर दिया सेल। ठीक है जी, समझ आया, डन। और कोई डाउट? बाकी 12 लाख के ऊपर 20% निकाल दिया बता। अब अगर मैं इसी चीज को कॉलमर फॉर्म में करूं, स्टेटमेंट की फॉर्म में करूं, तब क्या होगा। सर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1,42,500 की, इसमें से हमने अलग कर दिया जो अब नॉर्मल था। हमने कहा एक 42,500 में 32,500 अब नॉर्मल है, हटा दो। एक 10 आ गया। एक 10 के अंदर हमने परचेज ऐड करा, मैन्युफैक्चरिंग ऐड करा। तो मैं कह रहा हूं नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज अवेलेबल फॉर सेल। यानी जो स्टॉक मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,22,500 रुपए। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इसमें से निकाल दूं कि मैंने उसकी कॉस्ट निकाल दूं जो मैंने बेचा, तो क्या मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। सिंपल यार बात। ओपनिंग स्टॉक के अंदर परचेज ऐड करूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करूं, तो मैं कह सकता हूं ये उन गुड्स की कॉस्ट है जो अवेलेबल फॉर सेल है। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ठीक है, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना स्टॉक जो अवेलेबल है बेचने के लिए, उसकी कॉस्ट में से जितना बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब मेरे को ये पता था कि हमारी सेल कितनी है। हमने अब ये जो सेल निकाली है, 10,22,500 रुपए की जो हमने कॉस्ट निकाली है, ये नॉर्मल वाली कॉस्ट है। आपकी टोटल सेल 12,45,000 की है। 12,45,000 में से एबनॉर्मल वाली को माइनस कर दिया, बचा क्या, 12 लाख। अब 12 लाख के अंदर हमें पता है कि 20% मार्जिन है, 240 माइनस किया, बचा कितना, 960। मैं कह रहा हूं कि 10,22,500 नॉर्मल वाला आइटम है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। इसमें से तुमने 960 का बेच दिया, तो जो तुम्हारे पास बच गया वो और कुछ नहीं, वो क्या तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो सा तरीका अच्छा लगे पेपर में वो कर ले, वो करके आना, दोनों करेक्ट माने जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है जी, एक बार देख लो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार प्लीज इलुस्ट्रेशन नंबर 8 अच्छे से देख लीजिए, टेक योर टाइम। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे सब बच्चों, खुद से रहता है, एक बार अगर सॉल्व करने सॉल्व करो। ठीक है, इसका हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन शुरू करेंगे, 2 क्वेश्चन और करके बस। हाँ जी बच्चों,
इलुस्ट्रेशन नंबर बेटा 8 सबने देख लिया होगा दोबारा से। आज जरा इलुस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। कह रहे हैं एक ट्रेडर जो है हर 31 मार्च को अपने अकाउंट्स बनाता है। कह रहे हैं ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो इन्वेंट्री टेकिंग वाज पॉसिबल टिल 15th अप्रैल। 15 अप्रैल तक इन्वेंट्री गिनी नहीं पाए भाई, देख ही नहीं पाए कितनी इन्वेंट्री है। कह रहे हैं जिस दिन हमने इन्वेंट्री ली नहीं 15 अप्रैल को, उस दिन हमें पता लगा कि हमारे पास 5 लाख की कॉस्ट वाली इन्वेंट्री पड़ी है। कह रहे हैं अब जो ट्रांजेक्शन हुई हैं बिटवीन द 31st मार्च एंड 15 अप्रैल आपको वो गिवन है। तुमने 4,10,000 रुपए की सेल करी है जिसमें 1 लाख रुपए की कैश सेल्स भी है। ठीक है बेटा, बस सोच के बताना मुझे, ये जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है क्या ये किसके ऊपर होती है, क्या ये कॉस्ट के ऊपर होती है? अब ये जो सेल्स है क्या इसके अंदर मार्जिन भी इंक्लूडेड है? अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मेरे को ना कॉस्ट चाहिए। ध्यान रखना, सेल्स को मत माइनस कर देना, कॉस्ट चाहिए मुझे। उसने बताया हुआ कि 20% मार्जिन है सेल्स के ऊपर। हमने 4,10,000 रुपए की क्या करी, सेल करी। इस 4,10 के अंदर से मैं 20% हटा दूं, कितना? 82,000। 320। तो तुम्हारे पास कितना बचा, 3,28,000। यानी 3,28,000 की सेल हमने करी है 31 मार्च के बाद। यानी 31 मार्च को ये स्टॉक होता हमारे पास। एड बैक करूं, एड बैक करूं, क्या? ऐड कर दो ना ये 328। हाँ जी। अगर मुझे रिवर्स आना है 328 ऐड बैक करूं। नेक्स्ट, 50,340 का सामान तुमने परचेज करा, 5340 का सामान परचेज करा है। परचेज करा है तो तुमने स्टॉक को बढ़ाया होगा। अब स्टॉक को क्या करना चाहिए, कम कर दूं, 50,340। अगला देखो जरा, सेल रिटर्न गिवन है 10,000 का। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, 4,10 में से 10 माइनस कर देता और फिर 20% ले लेता। अब अगर ये चीज नहीं करी है कोई बात नहीं, क्या कर दूंगा, बस रिवर्सल हो जाएगा। जो सेल रिटर्न आई होगी उससे स्टॉक बढ़ाया होगा। अब क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। लेकिन 10,000 तो सेल की वैल्यू है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी तो है 22,000 हटाया। 8,000 को क्या कर दूं, एड बैक कर दूं। जरा सबका टोटल करके बताना कितना आ रहा ऐड बैक के माइनस है। एड बैक करेगा ना भाई मेरे, सेल रिटर्न वापस वापस कुछ सेल रिटर्न सॉरी सेल रिटर्न लेस करोगे, सेल रिटर्न लेस करोगे 8,000। 269,660। समझ आ गया सभी को, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बेटा 5 लाख भी तो ऐड करेगा ना बच्चे मेरे, उसमें तो एडजस्टमेंट करनी है। 269 कहां से बेटा, क्या बात कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10। जरा एक बार खुद से ट्राई करो इलस्ट्रेशन नंबर 10 अभी के अभी, फिर मैं करूंगा। ये होमवर्क एंड मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ होमवर्क में दिया था मैंने, क्लास में डिस्कस करा हुआ। बाद में दिया इलस्ट्रेशन नंबर 10 ट्राई करो एंड मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपकी आरटीपी में और मॉक टेस्ट पेपर, पास पेपर में काफी बार देखने को मिला है। ठीक है, और 10 नंबर का सवाल आएगा ये। 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है बेटा इन्वेंट्री वाले चैप्टर में, ध्यान रखना। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे आपके स्टडी मैट से हम। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट पेपर आरटीपी क्वेश्चन। चलिए बेटा लगाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, टाइम लगाओ जरा। चलिए बेटा, इनफ टाइम गिवन। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बेटा इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वाज कंप्लीटेड बाय 10th ऑफ अप्रैल 2020। बेटा 31 मार्च 2020 की इन्वेंट्री हम निकाल रहे थे। कह रहे 10 अप्रैल 2020 को जाकर बेटा इन्वेंट्री कंप्लीट हुई है। आपको वैल्यूएशन दे रखी है 16,75,000 रुपए की जिस दिन कंप्लीट हुई है। कह रहे आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इन्वेंट्री टेकिंग सेल्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर वर मेड 68750। प्रॉफिट मार्जिन 33.33%। बस एक एक आइटम बढ़ते जाओ, एक एक ट्रांजेक्शन बढ़ते जाओ, उसका इंपैक्ट सोचते जाओ। सर 16,75,000 रुपए की इन्वेंट्री मेरे पास ये कौन सी डेट पे है, ये इन्वेंट्री मेरे पास 10 अप्रैल को है। ठीक है, आपने क्या करा 10 अप्रैल तक और 31 मार्च के बाद 68,750 की सेल करी।
68,750 जो है वो सेल वैल्यू है, 33.33% इसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर क्या है, प्रॉफिट था। तो 68,750 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 133.33 को। कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 100 के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हो बेटा कितना आ रहा है, 51563, 51563 आ गया। 51563 क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा या लेस करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि ये लेस हुआ होगा, तो इसको ऐड करेंगे। आगे बोल रहा है परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड 90,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 81,000 की बेटा परचेज हो गई। ये 81,000 हमने इंक्लूड कर रखा होगा, तो इस 81,000 को क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हुई थी, 3,000 के गुड्स आप ऐड करके बैठे हो, ठीक है, 3,000 के गुड्स हम ऐड करके बैठे हुए हैं। ड्यूरिंग द पीरियड द गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट अ मार्कअप ऑफ 3,000, 3,000 के मार्कअप के अंदर आपने गुड्स ऐड करे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। चलो इसके ऊपर अभी आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री, मार्कअप आपको गिवन है, मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 गिवन है। अच्छा मुझे बताओ 3,000 के अंदर क्या मार्जिन इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, कितना मार्जिन है, किस मार्जिन के ऊपर हम बेचते हैं, 33.33, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया, 2250। क्या था ये, सेल रिटर्न था, ऐड करा होगा, अब क्या करूंगा, लेस करूंगा, समझ आ गया। अगला बोलो, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 11,250 which should be taken at 5250 to ensure the disposal to an interested customer। कह रहे जब हमने इन्वेंट्री काउंट कर ली, इन्वेंट्री काउंट करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि कुछ जो है वो स्लो मूविंग आइटम जिसकी कॉस्ट 11,250 है, यानी इस 16,75,000 में 11,250 वो आ रहा है, राइट। कह रहे हैं इसको हमें 5250 पे लेके जाना चाहिए, क्यों, ताकि जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर है उसको क्या कर पाए, खरीद पाए, हम उसको बेच पाए कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड कस्टमर को। तो मुझे 5,000 से क्या राइट ऑफ करना पड़ेगा इन्वेंट्री को, तो 5,000 क्या मुझे लेस करना चाहिए, क्या 5,000 मुझे लेस करना चाहिए, ठीक है, 6,000 सॉरी 11,250 माइनस 5,250, 6,000 लेस कर दिया। नेक्स्ट बोलो, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड कॉस्टिंग 15,500 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर। एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड एनआरवी जो है वो 12,500 की हो गई एज ऑन 31st ऑफ मार्च। फ्लड्स आए, 15,500 रुपए के गुड्स थे, सप्लायर से मिले थे डिलीवरी डेट के बियॉन्ड, ठीक है, क्या करें, कस्टमर ने कहा जी मैं डिलीवरी नहीं लेता, इसकी एनआरवी 12,500 लगाई गई। कितना अमाउंट लूं, 15,500 लूंगा या 12,500 लूंगा, और ऐड करूंगा या लेस करूंगा, बोलो, 12,500। जरा एक बार ध्यान से देखो बेटा क्या इंक्लूड होगा, ध्यान से देखिए बेटा इंक्लूड होगा। नमूनों 15,500 के गुड्स रिसीव हुए थे डिलीवरी डेट के बाद, तो कॉस्टिंग तो 15,500 की थी, लेकिन इसकी एनआरवी कितनी है, 12,500, तो 3,000 से ज्यादा है, तो 3,000 कम करूंगा ना। Yes, sir. इस 11675 के अंदर वो इंक्लूडेड है, तो 3,000 कम करेंगे, क्लियर। चलो जी, क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ बेटा अगले सवाल की तरफ, बस ये वाला क्वेश्चन एक बार मेरे को करके दिखा दो। ये वाला क्वेश्चन जरा कर दो एक बार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास पेपर और आरटीपी के क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। लीजिए 5 से 7 मिनट लीजिए, ये क्वेश्चन करके दिखा बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान जी शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31st ऑफ मार्च 2020, ठीक है। कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था 3,75,000 रुपए के स्टॉक को कंसीडर करने के बाद। सब्सिक्वेंटली आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर द न्यू इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स ऑफ द शॉप। बेटा देखा जाए तो यहां पर ना ये रेक्टिफिकेशन का पार्ट आ गया। अब यहां पर देखो सब्सिक्वेंटली मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप लोगों को ध्यान आना चाहिए, रेक्टिफिकेशन चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर हमें फाइनल अकाउंट्स के बाद
अगर हमें प्रिपेयर होने के बाद अगर गलतियां पता लग रही है, सबसिक्वेंटली पता लग रही हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए हम कुछ करते थे। क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आप एंट्री रूट करते थे। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, तो इसकी नरेशन जर्नल एंट्री पास करोगे, दैट विल बी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। आपको क्वेश्चन में उसने कहा था आपको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है और स्टॉक की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्या था? हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड एट 40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा फ्री सैंपल्स के तौर पे आपने गुड्स दे दिए, तो अगर एंट्री की बात करके चलो, आई कैन से कि यहाँ पर एंट्री क्या होनी चाहिए। एंट्री का सोच के देखो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एंट्री अगर पास ही नहीं करी, कहाँ पे एंट्री? सेकंड की एंट्री क्या होनी चाहिए? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू परचेजेस। क्या एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस कर सकता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस जब एडजस्टमेंट अकाउंट हम ओपन करते हैं, क्या इसको मैं एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस कर सकता हूँ? जरा सोच के देखना बस। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू परचेजेस कर सकते हैं। टू प्रॉफिट टू एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। भाई जब तेरे वो गुड्स कम हो मतलब वो हाँ जी, ऑनलाइन में बताएंगे बच्चे, क्या करूंगा इसका बताओ। दानिश श्वेता, क्या लगता है बेटा सेकंड का क्या होना चाहिए? देखिए एक तो पहले परचेसेस में माइनस होते हैं, फिर P&L में आएगा ये टू फीस ओ उसमें आएंगे टू टू डेबिट साइड जाएंगे। हाँ जी बेटा जवाब दो बेटा प्लीज। हाँ जी दानिश। प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम लिखेंगे। प्रॉफिट कम है मैं सोच रहा इसको हूँ। एडजस्ट कैसे करूंगा, बस मुझे इतना बताओ। नेट प्रॉफिट कम आ रहा इसकी एडजस्टमेंट मुझे कैसे करनी चाहिए? चलो सोचना शुरू करें सर। P&L इसमें सर एडजस्टमेंट टू एडवर्टाइज। हाँ जी हाँ जी बोलो बेटा। इन्वेंट्री में से माइनस नहीं करेंगे? इन्वेंट्री में से माइनस करेंगे आप कह रहे हो? बेटा मुझे बस इतना इनमें से- बताना, जो ये तुम्हारा परचेज के अंदर इंक्लूड होगा, तुमने इसकी नहीं एंट्री सर, इसमें रिकॉर्ड करी इंक्लूड नहीं? नहीं करेंगे। तुमने इसको परचेज के अंदर होगा ना ये तुम्हारा इंक्लूड वैसे। हाँ सामान खरीदे यस हुए सर। थे, तुमने दे दिया फ्री सैंपल, तुमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो परचेज 40,000 से ज्यादा आ रही है। अगर परचेज 40,000 से ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट 40,000 से कम आ रहा है। अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्रेडिट। तो मैंने क्या करा, एक तरफ कर दूं कि पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दें। दूसरा इंपैक्ट सोचो, दूसरा इंपैक्ट ये भी है कि फ्री सैंपल जब दिखाऊंगा या एडवर्टीजमेंट जब मैं दिखाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट 40,000 से क्या हो जाएगा? कम होगा। तो उसका भी इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट नहीं रहा, बट मुझे दिखाना पड़ेगा पी एंड एल एडजस्टमेंट के अंदर। एक बार पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और एक बार क्या करना पड़ेगा? डेबिट। समझ आया? नेक्स्ट, invoices for the goods amounting to 2,50,000 has been entered on 27th of March, but the goods were not included in the stock। क्या करूं इसका? इनवॉइसेस तो तुमने एंटर कर दिए, लेकिन गुड्स जो है वो स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन है फर्स्ट एडजस्टमेंट को फर्स्ट नहीं सेकंड वाली के रिगार्डिंग। हाँ जी बेटा बोलो। सर 40,000 के गुड्स है, वो बिल्कुल। हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड बुक्स में कोई एंट्री नहीं करी, तो हम्म मतलब इन्वेंट्री में ये नहीं मतलब इसका कि इन्वेंट्री में अभी भी 40,000 इंक्लूडेड है और उसको कम कर देना चाहिए। ये भी हम वो नेट प्रॉफिट की अभी नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर रहे हैं बेटा, इन्वेंट्री के ऊपर भी आऊंगा अभी। ठीक है, ओके सर। इन्वेंट्री के ऊपर भी आएंगे। चलो नेक्स्ट, 2.5 लाख वाले के बारे में बात करूं, क्या करूं मैं? इनवॉइसेस जो है वो एंटर्ड है, तो लेकिन गुड्स जो है वो स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है। अगर गुड्स को मैं स्टॉक में इंक्लूड करता हूँ तो मेरा 2.5 लाख से प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बढ़ा दूं 2.5 लाख से प्रॉफिट। बाय स्टॉक तो पी एंड एल एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट पे आओ, मार्च 2020 में 2 लाख रुपए के गुड्स तुमने बेचे थे, ठीक है? सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल 2020। 2 लाख रुपए के गुड्स बेचे मार्च में, लेकिन अप्रैल की सेल्स के अंदर आ रहे हैं। क्या करूं इस 2 लाख का? 2 लाख की गुड्स मार्च मार्च 2020 में तुमने 2 लाख के गुड्स बेचे, लेकिन तुमने उसको ले अप्रैल 2020 की सेल में लिया। तो अप्रैल की प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे ना, और मार्च के में नहीं होंगे, तो मार्च के प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए।
बेसिकली अगर तुमने इसको मार्च में ही रिकॉर्ड करा होता तो तुम्हारी सेल्स 2 लाख से ज्यादा आती, 2 लाख से सेल्स ज्यादा आती तो तुम्हारा पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख ज्यादा आता, तो उसके अंदर इंपैक्ट आना चाहिए इसका। अगली ट्रांजेक्शन, गुड कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन द सेल और रिटर्न बेसिस एट अ मार्जिन ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट। कह रहे अप्रूवल 2020 में मिला, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर द मार्च 2020। 75,000 की कॉस्टिंग है, 33 1/3 यानी 25,000 रुपए, 1 लाख रुपए सेल। तुमने इसको 1 लाख रुपए सेल्स मार्च में इंक्लूड करके तुम बैठे हो, जबकि अभी इसका अप्रूवल आना बाकी था, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था सेल्स में। तो सेल्स में से मुझे 1 लाख हटाना चाहिए, लेकिन सेल्स को तो रेक्टिफाई कर नहीं सकते, P&L एडजस्टमेंट को ही रूट करना पड़ेगा। तो P&L एडजस्टमेंट डेबिट होना चाहिए 1 लाख रुपए से, ठीक है। और ये जो 75,000 का स्टॉक है मेरे पास, इसको मुझे क्या करना चाहिए, अपने स्टॉक के अंदर दिखाना चाहिए कि स्टॉक लाइन विद द थर्ड पार्टी है, बेसिकली पेंडिंग अप्रूवल है। तो 75,000 का मेरा स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर भी इंपैक्ट आना चाहिए। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक बताओ और क्या बताओ, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। आ जाओ जरा बेटा, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, क्या हमने ये चीज करा, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग थी उसकी एडजस्टमेंट करी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग टू P&L एडजस्टमेंट। फ्री सैंपल जो थे, एक इम्पैक्ट ये दिखाया डेबिट में, एक इम्पैक्ट दिखाया क्रेडिट में, क्लियर है दोनों इम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्टॉक तुमने 2.5 लाख रुपए का इंक्लूड नहीं करा हुआ था, उस 2.5 लाख के स्टॉक को इंक्लूड करूंगा, तो P&L आपका बढ़ेगा, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सेल्स जो है, जो तुमने रॉन्गली अप्रैल में रिकॉर्ड कर दी, उससे क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, P&L एडजस्टमेंट। अप्रूवल वाले की बात करके चले, 1 लाख रुपए यहां कम किया, 1 लाख रुपए यहां कम किया, और 75,000 का जो स्टॉक है, जो इंक्लूडेड नहीं है स्टॉक के अंदर बेसिकली, उससे P&L पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 75,000 P&L में क्रेडिट करा, जो नेट रिजल्ट आया वो तुम्हारा क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की बात करके चलो, 375 से स्टार्ट करा। इन्वेंट्री कहाँ कहाँ इफेक्ट हो रही है, एक 2.5 लाख की इन्वेंट्री है जो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो 2.5 लाख ऐड करा, और जो 75,000 रुपए के गुड्स थे जो कस्टमर के पास पड़े हुए हैं बेटा पेंडिंग अप्रूवल, वो ऐड करे। टोटल करो कितना आ गया, 7 लाख रुपए की आपकी क्या आ गई, इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। सर ये इन्वेंट्री वाला कुछ चलता था। बेटा 375 तो तुम्हें दे ही रखा है ना, जो कंसीडर्ड है। 2.5 लाख रुपए का तुमने करा था परचेस, इनवॉइस तो रिकॉर्ड कर लिए लेकिन स्टॉक नहीं रिकॉर्ड करा हुआ है ना, ऐसे ही बोला था उसने। तो जो स्टॉक को अगर तुम रिकॉर्ड करने बैठोगे तो क्या बढ़ाओगे, सीधी बात है बढ़ाओगे ना, 2.5 लाख से स्टॉक बढ़ाओगे, 2.5 लाख से स्टॉक बढ़ा दिया। 75,000 का वो स्टॉक जो अप्रूवल पेंडिंग है, ठीक है, वो भी क्या है, तुम्हारी स्टॉक है, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाओगे। तुम्हारे पास इन्वेंट्री कितनी है, 7 लाख की इन्वेंट्री है तुम्हारे पास। सर ये जो इसने मार्च में गुड्स सोल्ड किए 2 लाख के, हम्म, वो मार्च के गुड्स सोल्ड नहीं है तो वो माइनस नहीं होनी चाहिए इन्वेंट्री। मतलब अप्रैल में जाके रिकॉर्ड किया हुआ कि अप्रैल के लिखा है वो, लेकिन है वो मार्च के। ध्यान से सुनना मेरे बात, मार्च 2020 में तुमने 2 लाख का सामान बेच दिया और डिलीवर कर दिया। बस मुझे इतना बताना, जब इन्वेंट्री टेकिंग चल रही होगी क्या ये 2 लाख का माल उसके अंदर होगा इंक्लूड, या हट गया होगा, होगा। होगा इंक्लूड, कैसे, अप्रैल की सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है, जब स्टॉक काउंट हो रहा होगा क्या 2 लाख होगा उसके अंदर, अप्रैल के उसमें नहीं, फिर इसके अंदर क्योंकि जा तो चुके हैं। वो स्टॉक तो जा चुका हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट दिखाने की जरूरत क्या है, P&L में उसका इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में रिकॉर्ड करके बैठे। और सर वो फ्री सैंपल्स वाला था तो इसमें इन्वेंटरीज में। फ्री सैंपल वाला, बेटा फ्री सैंपल का तो नेट इम्पैक्ट ही क्या होगा, इसका मतलब माइनस तो सर मतलब गए तो माइनस क्यों होंगे, गए तो होंगे कुछ। अच्छा हाँ, फिर मैं काउंटिंग के टाइम पे कर लिया। काउंटिंग के टाइम में मतलब वैल्यूएशन टाइम में 31 किसी को इस क्वेश्चन का डाउट, मार्च। डन। बेटा इन्वेंटरी चैप्टर मैंने आपको आपके स्टडी मटेरियल से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। नाउ वी विल बी कवरिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स। तो पास्ट पेपर से बेटा चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टार्ट कीजिए बेटा, जून 2023 पास पेपर का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए फटाफट से। जून 2023 पास पेपर क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन।
सर एक डाउट था। बोलिए बेटा। सर जैसे पिछले वाले में लिखा हाँ हुआ जी। है इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंट, ये हमारी सेल्स थी। कौन सी ट्रांजेक्शन? थर्ड वाला पार्ट। Invoices for the goods amounting to 2,50,000 have been entered on 27th March, but the goods were not included in the stock. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा था। इनवॉइसेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सेल ही है। खरीदा था ना। आपने 2.5 लाख का सामान खरीदा था, आपने परचेज रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। लेकिन आपने स्टॉक के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करा। स्टार्ट करो बेटा फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। सर एक मिनट ऊपर कर दो, देख लो। पिछली स्क्रीन दिखाऊं? पीछे ऊपर दो। ये लो बच्चे। ये वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाय स्टॉक। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए बेटा फटाफट से ये वाला क्वेश्चन, जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो भी फटाफट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या था बेटा, क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी भी देख कर आए हो? यस सर। कुछ कुछ। यस सर। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 5,75,000 का, वो बोल रहा है दिस इज आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,55,000। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है कि स्टॉक की वैल्यू बताओ 31 मार्च को कितनी और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट बताओ। तो 5 नंबर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही पूछ रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 5 मार्क्स के हिसाब से कुछ ज्यादा पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, इतना लॉजिक नहीं था। ठीक है, इतना नहीं पूछना चाहिए था, मेरी ओपिनियन जो है। ठीक है, चलो स्टिल अब करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो होगा क्या बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है 5,75,000 जो है हमारा क्या था जी, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, नेट प्रॉफिट था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 2,55,000 कंसीडर करने के बाद था, यानी मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट तो बेटा मेरे को मिल गया कि 2,55,000 पे मेरा क्या होने वाला है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पता लग गया कितना होने वाला है, 2,55,000। उसने बोला है कि परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 10,500 फॉर द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफ द शॉप। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऑफ द शॉप के लिए 10,500 रुपए है। अगर मुझे प्रॉफिट को करेक्ट करना है, चलो प्रॉफिट को करेक्ट करोगे कैसे करोगे, 5,75,000 के अंदर 10,500 ऐड करूंगा या लेस करूंगा? परचेज के अंदर इंक्लूड करके बैठे हो, ऐड करोगे? क्या करोगे, ऐड करोगे? समझ में आ रहा है सबको? यस। राम गेव गुड्स वर्थ ₹25,000 एट फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड। फ्री सैंपल दिए जिसके लिए आपने कोई भी एंट्री जो है बेटा वो पास नहीं करी हुई। अगर फ्री सैंपल दिए हैं और कोई भी एंट्री पास नहीं करी हुई तो कैसे करेंगे अब? सर दो इंपैक्ट रहेंगे। ठीक है, परचेज आपकी कितनी ज्यादा आ रही होगी, 25,000 से ज्यादा आ रही होगी, है ना? तो परचेज कम होनी चाहिए 25,000 से, परचेज 25,000 से कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक इंपैक्ट ये है कि 25,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए। दूसरा इंपैक्ट यही है कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिखाऊंगा तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, है ना? सेम जो पिछले क्वेश्चन के अंदर करा। तो अगर मैं यहाँ पर पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है मतलब रफ सा बनाकर दिखाऊं आप लोगों को, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जितना मेरे को प्रॉफिट गिवन था वो आपको गिवन था इस क्वेश्चन में 5,75,000। ठीक है, 10,550 रुपए 10,500 रुपए किस चीज का हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का हो गया। देन 25,000 की एडजस्टमेंट आपने कर दी किसके लिए, फ्री सैंपल्स के लिए, एक क्रेडिट में एक डेबिट में। इनवॉइसेस जो थे 1,85,000 के हैव बीन एंटर्ड ऑन 29th ऑफ मार्च, बट इसको स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं करा था। तो स्टॉक के अंदर मुझे इसको इंक्लूड करना चाहिए, तो मेरे को 2,55,000 के अंदर 1,85,000 को ऐड करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इंपैक्ट इस 185 का क्या आना चाहिए कि यहां पर मुझे 185 से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। स्टॉक में इंक्लूड करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक में इंक्लूड करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो 185 क्या होना चाहिए बेटा, क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है बेटा, ठीक है, 2,05,000 के गुड्स जो थे तुमने डिस्पैच करे थे 27 मार्च को, लेकिन इंक्लूड कर दी अप्रैल 2022 की सेल में। अगर इसको मैं मार्च की सेल के अंदर ही इंक्लूड करता हूं तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 2,05,000 तुम्हारा बेटा ये आया। अगला देखो, 55,000 रुपए के गुड्स भेजे थे किसके ऊपर, सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर। 55,000 का 33 1/3 निकालो सबसे पहले तो। ठीक है, 33 1/2% जो गिवन है, एक बार इसको सॉल्व करो कितना आता है, 55 का 33 1/3 कितना है,
कितना आ रहा है? अरे 55,000 में 3 कर दो यार। 18,333 18,333 आ रहा है। 55,000 में 18,333 ऐड करो जरा। सर ये 33 1/2 और 1/3 से ये 1/3 है वैसे। 73 वो 3 है, 1/3 है बच्चे। 72,333 73,333, 73,000 बेटा 333 जो है, आपने क्या करा था, सेल के अंदर इंक्लूड करके बैठे हो, जबकि ये अप्रैल में जाके अप्रूवल इसका आ रहा है, तो सेल ज्यादा आ रही है। सेल ज्यादा आ रही है तो इम्पैक्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो डेबिट करूं, प्रॉफिट कम करना है ना। 73,333 को क्या कर दिया, डेबिट करा। समझ आया? अब तुम सेल्स के अंदर इंक्लूड करके बैठे हो, स्टॉक का भी तो इम्पैक्ट दिखाओगे, स्टॉक भी तो बढ़ना चाहिए 55,000 से। क्यों? वो स्टॉक कौन सा है जो थर्ड पार्टी के पास है? 55,000 स्टॉक का इम्पैक्ट। जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो तुम्हारा क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट का कितना आ रहा है? नाइन फाइव सेवन वन सिक्स 957,167। ठीक है। अब आ जाओ किस पॉइंट के ऊपर, इन्वेंट्री की वैल्यू के ऊपर। सर 255 की इन्वेंट्री थी, 185 एक आएगा और 55,000 एक आएगा। ठीक है, 55,000 एक और ऐड करो, कितना आया बोलो, बोलो जी। 495 4,95,000। बेटा इस क्वेश्चन में किस बच्चे को कोई डाउट? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो आपकी बुक में था। इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर बेटा जितने बुक में क्वेश्चन गिवन है सारे एक बार जरूर कर लेना। आपको सिमिलर टाइप के पॉइंट्स आने वाले हैं, ये बताता हूँ, कोई नया पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, सिमिलर टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, मिक्स मैच होके बेटा क्वेश्चन बन जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, बढ़ सकता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, अगला क्वेश्चन जरा मुझे करके दिखाओ बेटा फिर तुम लोग। ये क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करो। दिसंबर 2023 आरटीपी का सवाल। पास पेपर नहीं हो सकता बेटा, ये पेपर तो होना है अभी। दिसंबर 2023 है। बच्चा सोच रहा है सर दिसंबर 2023 सोच के है कि सर एडवांस में करा रहे हो क्वेश्चन जो भी आने वाला है। करो, स्टार्ट करो। जो बच्चे इस टाइम पे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं बेटा, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। यू हैव 6 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं? क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो वैल्यूज आपको ऐसा लगेगा कि उसकी 1/5 या ऐसे कुछ वैल्यूज आपको लगेंगी। नया क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बता रहा हूं, इन्वेंट्री के अंदर 90% टाइम्स देयर विल बी अ रिपीटेड क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन टू जो आपके स्टडी मैट में गिवन। ठीक है जी। फटाफट से करेंगे बच्चे ये क्वेश्चन।
सर ये जो ये वाली लाइन है, आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड देयर वाज अ सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स वाला, ये मतलब इसी साल का नहीं, अगले साल में इंक्लूडेड वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपल ये वैल्यूएशन टाइप ही है ना? हो गया? हो गया। बस एक मिनट से कितना निकाला आंसर? एक मिनट। Received from this plus 100 everything. That's everything. 326863. 326863 बच्चे मुझे आंसर बता रहे हैं। आया सभी का ये? हाँ जी पुष्कर। लास्ट वाला कर रहा हूँ। दानिश कितना आंसर आया बेटा? सर कर रहा हूँ मैं। स्पीड से बच्चों, थोड़ा सा स्पीड से रफली सॉल्व कर लो, प्रॉपर अभी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस करके एक बार आंसर बताओ, इतना आ रहा है बस। ठीक है, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे घर पे तब लिखते रहना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। आप एक सिर्फ आंसर बताओ, कोशिश करेंगे 2-3 क्वेश्चन और करके चलेंगे। सर जब वो लिखते हैं, नरेशन टाइप लिखते हैं इसमें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस करते हैं, उसमें एज ए लैंग्वेज का इतना कुछ तो नहीं होता ना? होता है थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है बेटा, आप क्या लिख रहे हो? चलिए, सफिशिएंट टाइम गिवन। बेटा स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 3,35,000। ये वैल्यू किस दिन की है? 10 अप्रैल की है। कह रहे हैं आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टॉक टेकिंग हमने सेल्स करी 13,750 की। प्रॉफिट मार्जिन था 33.33% ऑन कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लो मैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कितनी होगी सर? 13,750, ये 133.33 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए क्योंकि वो कॉस्ट रहेगी। आपने सेल्स करी होगी तो लेस करा होगा, सेल्स करी होगी तो लेस करा होगा। अब मुझे अब इसको क्या करना चाहिए? क्या ऐड बैक कर देना चाहिए? तो ऐड बैक करो जरा, इसको कितना आ रहा है, सॉल्व कर कितना आया बेटा ये? 10,313 रुपए। ठीक है। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटेड टू 18,000 एट कॉस्ट लेस 10%। 18,000 लेस 10%, 16,200 रुपए। 16,200 रुपए परचेज है अगले साल का, इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेस करना चाहिए वो 16,200 रुपए। कह रहे ड्यूरिंग द पीरियड goods were added to the stock of the markup price of 600 in respect of the sale return। 600 रुपए के जो गुड्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूडेड हैं। अब 600 रुपए के जो गुड्स हैं, इसको क्या करूंगा? एड बैक करूं या लेस करूंगा? सेल रिटर्न, गुड्स आए मेरे पास, है ना, गुड्स मेरे पास आए हैं, अब क्या करूंगा? लेस करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न लेस होगा। 600 बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय 100, 450 रुपए। 450 लेस कर दिया। कह रहे हैं स्टॉक टेकिंग जब हमने करी, देयर वाज सम ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 2250 व्हिच शुड हैव बीन टेकन 1050। आप 1200 से वैल्यू को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो 1200 माइनस कर दूंगा। फ्लड की वजह से 3100 जो है, ये गुड्स जो है वो रिसीव हुए थे बियॉन्ड द डिलीवरी डेट।
इनकी एनआरवी को हम कितना लेकर जा रहे हैं 2500। 3100 की चीज को 2500 पे लेकर आना है, क्या करूंगा 600 रुपए से लेस करूंगा। तो 600 रुपए बेटा लेस कर दिए, रिडक्शन क्यों हुआ डिफॉल्ट की वजह से। ठीक है, जरा इन सब का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 3 लाख 26,000 863 So screen lag हो गई। चलिए जी। स्क्रीन ब्लैक हो गई। lag हो गई, मतलब अब अभी पॉलिसी पॉज ही है अभी, आपकी वीडियो भी पहुंच है, मेरी वीडियो भी पॉज है। नेटवर्क का इशू होगा, रिकॉर्डिंग तो ठीक ही होगी। एक सेकंड वीडियो बंद कर दो, नेट का इशू है। अब देखेंगे बेटा अभी इशू है। कौन सी